एक समय में कोको कोला और पेप्सी ने भारत के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर राज किया करते थे, मगर साल 1973 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्म की, जिसकी वजह से मजबूरन कोको कोला और पेप्सी को भारत छोड़कर जाना पड़ा। और इसी से बर्थ होता है एक ऐसे इंडियन ब्रांड का जो अगले 15 सालों के लिए भारत के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर राज किया, कैंपा कोला। मगर पेप्सी और कोको कोला की री एंट्री ने इस ब्रांड को ऐसे गायब किया जैसे ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। मगर एक शख्स ने इस ब्रांड को दोबारा नए विजन और मिशन के साथ रिवाइव किया। ये कहानी है कैंपा कोला की अनरियल कमबैक की। 1970s का दौर था जब भारत अपने इकोनॉमिक सिस्टम में बड़े बदलाव देख रहा था। उस समय कोको कोला एक ऐसी ब्रांड थी जो इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर राज किया करती थी। हर पार्टी, फंक्शन और इवेंट में कोको कोला की बोतल्स मिलती थी। ये ब्रांड इंडिया में 1950s के एंड से ही काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था और लोगों के डेली लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका था। लेकिन 1970s के मिड तक भारत के सरकार ने अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में एक नया चैप्टर लिखा। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि देश के रिसोर्सेज और इकोनॉमिक पर फॉरेन कंट्रोल को कम किया जाए। इसके लिए अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, जिसमें क्लियरली लिखा था कि सभी फॉरेन कंपनी को अपने 60% से शेयर्स इंडियन इन्वेस्टर के नाम करने होंगे और उन्हें अपना कंप्लीट बिजनेस डेटा और ऑपरेशनल सीक्रेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होगा। कोको कोला के लिए ये पॉलिसी अनएक्सेप्टेबल थी। कंपनी ने अपने सीक्रेट फॉर्मूला, जो उनका सबसे बड़ा बिजनेस एसेट है, शेयर करने से मना कर दिया। गवर्नमेंट और कोको कोला के बीच नेगोशिएशन काफी चले, पर दोनों अपने स्टैंड पर खड़े रहे। 1977 में कोको कोला को मजबूरन भारत छोड़कर जाना पड़ा। कोको कोला के जाने के बाद पूरा सॉफ्ट ड्रिंक सेगमेंट पूरी तरह खाली हो चुका था। कंज्यूमर के पास कोई सॉलिड रिप्लेसमेंट नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट ने इसी गैप को भरने के लिए लोकल एंटरप्रेन्योर्स और इंडियन कंपनीज को अपना ड्रिंक बनाने के लिए काफी ज्यादा एनकरेज किया। कुछ कंपनीज ने ट्राई भी किया, जैसे कि डबल सेवन, जो गवर्नमेंट के सपोर्ट से लॉन्च हुआ, पर डबल सेवन ज्यादा दिन तक नहीं चला। टेस्ट और ब्रांडिंग दोनों ही एवरेज थी और लोगों को कोको कोला जैसा फील नहीं दे पाया। मार्केट अब भी एक ऐसे प्रोडक्ट का इंतजार कर रहा था जो कोको कोला का असली रिप्लेसमेंट बन सके। इसी बैकग्राउंड के बीच एक नाम सामने आया, चरणजीत सिंह। ये वही व्यक्ति थे जो कोको कोला के इंडिया में सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर में से एक थे। उनके पास बॉटलिंग प्लांट्स, मशीनरी और कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रेडी था। पर कोको कोला के जाने के बाद उनका पूरा बिजनेस खत्म होने के कगार पर था। इसी परिस्थिति ने उन्हें एक नए आइडिया की तरफ बढ़ने पर मजबूर किया। अगर कोको कोला नहीं है तो क्यों ना अपना इंडियन कोला बनाया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने फाउंडेशन रखी एक नए ब्रांड की, जिसका नाम कैंपा कोला रखा गया। कैंपा कोला का जन्म एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया से हुआ, इंडियन डिजर्व इट्स ओन कोला। चरणजीत सिंह ने अपने एग्जिस्टिंग बॉटलिंग सेटअप का यूज करते हुए कैंपा कोला को मार्केट में लॉन्च किया। ये ब्रांड कोको कोला से एकदम अलग था। इसका डीएनए पूरी तरह देसी था। टैगलाइन रखा गया, द ग्रेट इंडियन टेस्ट। कैंपा कोला के इनिशियल मार्केटिंग कैंपेन सिंपल थे लेकिन पावरफुल। पोस्टर्स और न्यूज़पेपर्स में एड्स लिखवाए गए। कैंपा कोला ग्रेजुअली हर शहर में पहुंचने लगा। अर्बन मार्केट के साथ साथ रूरल एरियाज में भी इसकी डिमांड बढ़ने लगी। कैंपा कोला ने एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट कर ली थी जो अपनी टेस्ट और अपनी पोजीशन के दम पर नेटवर्क को इंडिया के मेजर स्टेट तक एक्सपैंड किया। कंपनी ने सिर्फ कोला नहीं बल्कि अलग अलग फ्लेवर भी ऐड किए, जैसे कैंपा कोला लेमन और कैंपा कोला ऑरेंज। ये डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी ने कैंपा कोला को मल्टी फ्लेवर ब्रांड बना दिया। कैंपा कोला की बॉटल्स, डिजाइन और पैकेजिंग भी आई कैचिंग थी। कैंपा कोला ने टेस्ट और इमोशन दोनों के दम पर अपनी अलग जगह बना ली थी। 1980s का दौर ये कैंपा कोला के लिए एक गोल्डन पीरियड था। इसी डिकेड में कैंपा कोला ने अपना मार्केट शेयर पीक पर पहुंचा दिया था। ब्रांड को हर लेवल पर विजिबल बनाया। कैंपा कोला ने यूथ ओरिएंटेड ऐड बनाए, जिसमें दिखाया जाता था एनर्जी, सेलिब्रेशन और इंडियन प्राइड। हर जिंगल में एक देसी टच था जो लोगों के दिलों को छू जाता था। कैंपा कोला के फ्लेवर जैसे कि कैंपा कोला लेमन और ऑरेंज भी सक्सेसफुल रहे। अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हर कंज्यूमर और हर कॉर्नर तक एक्सपेंड किया। कॉम्पिटिटर भी मार्केट में आने लगे, जैसे कि थम्स अप, लैम्का। कैंपा कोला ने एक स्वदेशी ब्रांड के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश किया था। कैंपा कोला ने दिखा दिया कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट के बिना भी इंडियन मार्केट में सक्सेस मिल सकती है। 1991 का साल भारत के इकोनॉमिक सिस्टम का टर्निंग पॉइंट था। पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया। इसका मतलब था कि अब फॉरेन कंपनीज को इंडिया में दोबारा एंट्री मिल गई थी। 1993 में कोको कोला ने ऑफिशियली इंडियन मार्केट
मार्केट में कमबैक कर लिया था। इस बार कोको कोला ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। उन्होंने लोकल इंडियन ब्रांड जैसे कि थम्स अप, लिम्का जैसे ब्रांड को एक्वायर किया। ये उनका एक एग्रेसिव मार्केटिंग का टर्नओवर था। कोको कोला के आने के बाद इंडियन बेवरेज मार्केट पूरी तरह चेंज हो गया। नेशनल कंपनीज के पास बेटर ऑप्शन थे, जैसे कि मार्केटिंग, बजट, कोल्ड स्टोरेज चेन और एड एजेंसी थी। कैंपा कोला के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आउटडेटेड हो चुके थे, मार्केटिंग बजट लिमिटेड था और यूथ जनरेशन नए वेस्टर्न स्टाइल ब्रांडिंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। कोको कोला और पेप्सी दोनों एग्रेसिवली कैंपेन चला रहे थे, जैसे कि बॉलीवुड स्टार कैंपा कोला को ग्रेजुअली मार्केट शेयर लूज करने पड़े। 1990s के मिड तक ये ब्रांड सिर्फ कुछ स्टेट तक लिमिटेड रह गई। 2000 के एंड तक कैंपा कोला का नाम ऑलमोस्ट मार्केट से गायब हो चुका था। सभी को लगा था ये ब्रांड कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ना ही इसका कभी कमबैक हो पाएगा। लेकिन साल 2022 के एंड तक एक बड़ी खबर इंडिया के सामने आई। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कैंपा कोला ब्रांड को एक्वायर कर लिया। ये एक्विजिशन रिलायंस के रिटेल सेगमेंट के अंडर हुआ, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि पुराने इंडियन हेरिटेज ब्रांड को दोबारा रिवाइव करना। 2023 में कैंपा कोला ऑफिशियली रिलॉन्च हुआ, जिसके पैकेजिंग मॉडर्न बनाए गए। टैगलाइन वही पुरानी, द ग्रेट इंडियन टेस्ट। रिलायंस ने कैंपा कोला को रिवाइव के लिए मल्टी लेयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की।